प्यारे बच्चों, स्नेहाशीष मैं आप लोगों की हिंदी विषयाचार्य आज पुनः एक बार पठन पाठन की श्रृंखला में काव्यखंड के अंतर्गत कैदी और कोकिला नामक पाठ पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो प्यारे बच्चों, पिछले दिनों मैंने आप लोगों को कैदी और कोकिला जो काव्यखंड में है, क्षितिज काव्यखंड में, जिसकी रचना की है श्री माखनलाल चतुर्वेदी ने, तो मैंने उस पाठ का सारांश भी आपको बताया था। आपने लिखा भी होगा पुस्तक में, कॉपी पर, और माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय भी। तो पुनः मैं आपको माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में थोड़ा दिखा रही हूँ। आप थोड़ा जीवन परिचय देख लेंगे, है ना। पुनः ध्यान दे देंगे किसने रचा है, माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो चलते हैं उनके जीवन परिचय की ओर थोड़ा। तो ध्यान देंगे बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब ध्यान भी दे रहे होंगे, है ना, कि राष्ट्रीय कवियों में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो इन्होंने जो रचना की है कैदी और कोकिला, जो आज मैं आपको पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए उस पाठ को दृष्टिपात करें, उस पर ध्यान दें। आप भी अपनी किताब निकाल चुके होंगे, क्योंकि प्रत्येक बच्चा किताब निकाल के ही देखे। और यद्यपि मैं भी आपको दिखा रही हूँ बिना देखे हुए, और आप कॉपी पेन लेके भी बैठेंगे, क्योंकि आपको जो कुछ समझ में ना आए वो आप लिखते भी चलेंगे। बाद में आप पुनः अच्छी तरह से लिखेंगे, संकेत डालेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर भावार्थ लिखेंगे। इसके माध्यम से आपको पुनः करना है, मैं आपको बताऊंगी भी आपको कैसे करना है। तो चलें पहले कविता की ओर बढ़ते। मैं कैदी और कोकिला पाठ निकालती हूँ, आप भी किताब खोलें और चलें देखें। तो चलो मैं पढ़ती हूँ। सबसे पहले आप संकेत में, पहला संकेत है, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। ये आपका पद्यांश हुआ, जिसको मैंने वाचन किया। बच्चों आप भी पढ़ रहे होंगे, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं कुछ शब्दार्थों पर बच्चों प्रकाश डालती हूँ, जिनको आप भली भांति सुन लेंगे। लिखने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं, सुन लेंगे, ताकि आपको भावार्थ में सरलीकरण हो जाए। तो ध्यान दें, पहला ध्यान देखें, आपकी जो पद्यांश की पंक्तियाँ, उन्हीं में से कोई शब्द हैं जिनके शब्दार्थ हैं, जो थोड़ा आपको समझ में आ जाए। बहुत सरल शब्द हैं, जैसे कोकिल। सबसे पहले बच्चों आता है कोकिल। कोकिल का मतलब तो आपको पता ही है, कोयल। कोकिल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोयल। समझ में आ रहा होगा। दूसरा शब्द है बच्चों संदेशा। संदेशा, संदेशा का मतलब है बेटा, जैसे ना संदेश, दूसरा का मतलब है संदेश। ना कहता है क्या संदेशा लाए, हो गया संदेश। अगला आता है बेटा, ध्यान देना, क्यों रह रह जाती हो, है ना। आगे ना, क्यों रह रह जाती हो, पहली लाइन में क्यों रह रह जाती हो, जैसे यह आया क्यों क्यों रह रह जाती हो। ध्यान दे रहे होंगे, मैं जिन पर अंडरलाइन कर रही हूँ उन पर ध्यान देना। क्यों रह रह जाती हो, रह रह जाने का मतलब क्या होता है, बोलते बोलते चुप क्यों हो जाती हो, है ना, चुप रह जाना। ठीक, बोलते बोलते क्या हो जाना, चुप रह जाना, चुप रह जाना। बोलते बोलते चुप रह जाना, चुप रह जाना। नहीं, कोई बोलते बोलते इसे चुप हो जाए तो रह रह कर जाती, कहते ना रह रह कर बोल रहा है, अनेक रुक रुक करके, चुप हो करके बोलना। और एक अगला शब्द आता है बच्चों, ध्यान देंगे। तो अगला शब्द है बच्चों, ध्यान देंगे, अगला शब्द मैं बोलती हूँ बटमार। एक आ गया है शब्द इसमें, बटमार, बटमारों के डेरे में, है ना, तो बटमार, ध्यान दें, बटमार।
बटमार का मतलब होता है जो रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। कौन? जो रास्ते में जो राहगीरों को लूटते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? बटमार। बट माने रास्ता, उनको लूटने वाले क्या कहलाते हैं? बटमार। रास्ते में लूटने वाले, जो रास्ते में यात्रियों को लूट लेते हैं। जो रास्ते में यात्रियों को लूट लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? बटमार कहते हैं, है ना। समझ में आ रहा होगा। ये कुछ शब्दार्थ मैं बता रही हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। ध्यान देंगे। एक शब्द बच्चों और आता है, ध्यान देना। जैसे आता है डेरा, आगे है डेरे, बटमारों के डेरे में डेरा। कहते हैं यहाँ पर चोरों का डेरा है। डेरा माने डेरे में मतलब निवास, ना, निवास। डेरे से मतलब निवास, समझ में आ रहा होगा। डेरे में मतलब निवास। एक अगला शब्द और भी बच्चों आता है, ध्यान देना। तम। तम माने क्या होता है? अंधेरा, अंधकार। तम मतलब अंधकार। अंधकार, तम मतलब अंधेरा या अंधकार। समझ में आ रहा होगा बच्चों ना। ये कुछ शब्दार्थ मैंने बताए। और एक आध और शब्द है, मैं और बता देती हूँ आपको, जो थोड़ा आपको भावार्थ में आसानी होगी समझने में। देखो अगला है बेटा हिमकर। हिमकर सुन रहे, देख रहे होंगे ना। हिमकर इसका मतलब है चंद्रमा। हिमकर यानी हिमकर कहते हैं किसको? चंद्रमा को। हिमकर मतलब चंद्रमा। हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। आली। आली, आली ध्यान दे रहे होंगे। आली माने सखी। कोयल को क्या कहा गया है बच्चों? आली है। आली मतलब सखी। आली का मतलब होता है सखी। आली का मतलब फिर पुनः बता रही हूँ आपको। आली का मतलब होता है सखी। कोयल को कवि ने क्या कहा है? आली करके संबोधित किया। काली माँ मई जगी क्यों आली। तो ये बच्चे कुछ शब्दार्थ हुए जिन पर मैंने प्रकाश डाला। आप भली भांति देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और ग्रहण भी कर रहे होंगे। तो चलें, अब मैं पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ अच्छी तरह से पुनः, और उनका एक पंक्ति पढ़ कर मैं शब्दार्थ बताई दी है या भावार्थ बताऊँगी, है ना। पहले संदर्भ बताती हूँ, फिर प्रसंग बताऊँगी, फिर भावार्थ बताऊँगी, फिर अंतिम चरण आता है काव्यगत सौंदर्य पर, जैसा कि आप पिछले पाठों में पढ़ते आए हैं। तो चलें, पहले संदर्भ बताती हूँ पंक्तियों का। तो प्रस्तुत पद्यावतरण जो हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? क्षितिज में संकलित कविता कैदी और कोकिला से अवतरित है, जिसकी रचना की है, जैसे आपको पहले ही पता किसने की है? माखनलाल चतुर्वेदी ने, है ना। किसने रचना की है बच्चों? रचना की है माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल जी ने, समझ में आ रहा होगा बच्चों। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने रचना की है। अब प्रसंग आता है। इन पंक्तियों का प्रसंग क्या होता है? चतुर्वेदी मैंने लिख भी दिया, ध्यान दे रहे हैं। वैसे आप सब देख भी रहे होंगे, आपको पूरी तरह से ज्ञात भी है, क्योंकि आप कवि परिचय लिख भी चुके हैं। तो ध्यान दें। तो चलो बच्चों, मैं प्रसंग बताती हूँ, आप भली भांति सुन रहे होंगे, फिर आप सुनकर ही लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ लिखित रूप में प्रसंग भावार्थ व्याख्या नहीं दूंगी, है ना। और आप केवल सुनकर समझकर ही लिखेंगे। बाकी मैं प्रश्नोत्तर ज़रूर लिखकर भेजूंगी ना, जो इसके अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर होंगे, फिर भी मैं समझा देती हूँ। तो ध्यान दें प्रसंग की ओर। क्या देखेंगे? सबसे पहले आप ये संदर्भ बताई चुकी हूँ, फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे बच्चों कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल के माध्यम से युवाओं के हृदय में राष्ट्रीय भावनाएं जागृत करने का प्रयास किया है। क्या है? किसका प्रयास किया उन्होंने? कोयल के माध्यम से युवाओं के हृदय में राष्ट्रीय भावनाएं जागृत करने का प्रयास किया है।
समझ में आ रहा होगा बच्चों। और कवि ये कहना चाहता है कि कोयल युवाओं को संदेश दे रही है कि उन्हें पराधीनता के बंधन तोड़कर स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी जो शासन है हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो हम कब तक उनकी पराधीनता का जीवन स्वीकारेंगे। तो अर्थात पराधीनता का बंधन तोड़कर हमें स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने चाहिए। तो ये आपका हो गया प्रसंग। तो चलो अब चलते हैं भावार्थ की ओर। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, भावार्थ। जैसा कि भावार्थ को आपको पता ही है, भावार्थ को हम चाहे व्याख्या भी कहें ना तो भी होगा, भावार्थ भी कह सकते हैं और व्याख्या भी कह सकते हैं। तो चलें क्या करेंगे हम लोग, भावार्थ। इसकी ओर बढ़ते हैं, भावार्थ। समझ में आ रहा है, भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान दें, पंक्तियाँ मैं भी पढ़ती हूँ बेटा, क्योंकि पंक्ति पढ़ पढ़ के ही भावार्थ समझ में आएगा। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। तो कारागृह में, कारागृह जानते हैं, जेल में यानी कारागार में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल तुम बोलो तो सही, क्या गाती हो, क्यों क्यों रह जाती हो। कोयल से क्या कह रहा है कि हे कोयल तुम बोलो तो सही, तुम क्या गा रही हो। क्योंकि कोयल से प्रश्न कर रहा है कवि कि तुम क्या गा रही हो, और गाते गाते तुम बार बार चुप क्यों हो जाती हो, रह रह जाती हो। अभी कवि ने बताया था मैंने शब्दार्थ में है कि रह रह जाती हो, बताया क्या था इसमें, रह रह जाती हो यानी तुम चुप क्यों हो जाती हो, कि बोलते बोलते तुम क्यों चुप हो जाती हो, रुक क्यों जाती हो। तुम कौन सी मन की गहरी बात कहना चाहती हो जिसे कहते कहते तुम रुक जाती हो, मौन हो जाती हो। कवि आगे कहता है कि अपने गीतों के माध्यम से तुम मुझे क्या संदेशा लाई हो। कविता में है क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो कवि प्रश्न कर रहा है, कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल तुम अपने गीतों के माध्यम से, तुम अपनी प्यारी बोली के माध्यम से मुझे किसका संदेशा लाई हो, किसका संदेश सुना रही हो तुम, और ये संदेश लाने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है। तुम किसका संदेशा लाई हो और क्या तुम्हारा यह संदेश लेने का क्या उद्देश्य है। इसलिए हे कोयल तुम क्या करो, बोलो तो, तुम कुछ तो अपनी बात स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो, हैं तुम क्यों बोल रही हो तुम। तो कोयल प्रश्न कर रहा है किससे, ये कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है, क्योंकि उस समय कवि कारागार में बंद है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उसे कारागार में कैद होना पड़ा था। तो उस समय वो प्रश्न कर रहा है किससे, कोयल से। समझ में आया होगा बच्चों। तो अगली पंक्तियाँ देखो, मैं बोलती हूँ, ध्यान दो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, आप समझ में आ रहा होगा। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। प्रश्न ये आपको कविता पढ़ने से समझ में आ रहा होगा, कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है। कवि आगे कहता है कि हे कोयल हम यहाँ इस जेल कारागार में, तो जेल में बंद हैं, हमें यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद करके रखा गया है, क्योंकि जेल में बंद है। कैद कहाँ बंद है कवि, कारागार में यानी कारागृह में, और वो भी ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में, क्योंकि कारागार की दीवारें वैसे भी बहुत ऊंची होती हैं। तो ऊंची ऊंची दीवारों, काली दीवारें, अंधकारमयी हैं दीवारें, है ना, अंधेरी दीवारें हैं, उनके बीच में कवि को कैद करके रखा गया। कवि आगे कहता है कि हम स्वाधीनता सेनानी एक कैदी बंदी जीवन सा व्यतीत कर रहे हैं, ऊंची के अंग्रेज शासन के अधीन हैं, अंग्रेजी शासन हम पर अत्याचार कर रहा है, एक कैदी बंदी सा जीवन यहाँ व्यतीत कर रहे हैं। कवि आगे और क्या कह रहा है बच्चों, जैसे ध्यान देना पंक्तियों में है, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि अकेला नहीं है, बल्कि किसके साथ रहना पड़ रहा है उसे। कवि कहता है कि हम डाकुओं, चोरों, है ना, बटमारों यानी राजन, जो राजनी करते हैं, सुना होगा शब्द राजनी, है ना,
जो रास्ते में यात्रियों को लूट लेते हैं। बटमारों के साथ उसको निवास करना पड़ रहा है डेरे में, जहाँ पर चोर, बदमाश, राजनी करने वाले लुटेरे हैं, उनके बीच में ही कवि को क्या करना पड़ रहा है, निवास करना पड़ रहा है। और इसलिए उसकी मन की व्यथा है, वो कोयल से पूछ रहा है। आगे कवि कहता है कि अंग्रेजी शासन हमें क्या कर रहा है, मरने भी देते नहीं, तड़प भर जीने भी नहीं देते। ना तो जीने देते हैं, यानी जीने भर के लिए पेट भर भोजन भी नहीं देते, क्योंकि कहते जीने के लिए क्या चाहिए, पेट भर भोजन, नहीं भरपेट भोजन, कि इतना भोजन भी नहीं मिलता है कैदी रूप में कि कवि का पेट भर सके। तो कहते हैं इस अंग्रेजी शासन के काल में हमें जीने भर के लिए पेट भर भोजन भी नहीं मिल रहा है। इस शासन ने हमारी स्थिति ऐसी कर दी है कि मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, ना वो जीने देते हैं और ना मरने देते हैं। केवल कवि क्या कर रहा है, तड़प तड़प कर रह जाता है। उसके मन की ना एक टीस निकल रही है। कहते हैं ना उसको मरने दो ना जीने दो, केवल तड़पाओ, तो क्या होता है, उसका हृदय और भी करुणा से भर जाता है। तो कहते केवल तड़प तड़प कर रह जाना पड़ता है। और क्या है, आगे कवि कहता है कि जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, कि वो स्वतंत्र नहीं है जेल में, ना वो कुछ कर सकता अपने रूप में, बल्कि उसके जीवन पर दिन रात का कड़ा पहरा है। लोग क्या कह रहे हैं, पहरेदार लगे हैं, कड़ा पहरा, बड़ी निगरानी रखते हैं। और कवि के आगे कहता है कि हमें नाटकीय जीवन जीना पड़ रहा है, नाटकीय जीवन बिताना पड़ रहा है, यानी जेल में रहकर भी, नाखुश रहकर भी खुशी दिखानी पड़ती है, प्रसन्न रहना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता ही है कि अंग्रेजी जो प्रशासन था अत्याचारों से भरा है। कैसा था, अंग्रेजी प्रशासन क्या था, अत्याचार से पूर्ण था। वो हम पर अत्याचार करते थे, भारतीयों पर बहुत ही अत्याचार करते थे। तो इस प्रकार यह शासन क्या है ना, कहते हैं यह, कवि आगे प्रश्न करता है कि कोयल यह शासन है या तम का प्रभाव गहरा, क्योंकि यहाँ अंधकार का ही प्रभाव दिखाई देता है। शासन की तुलना किससे की गई बच्चों, अंधकार से। कहते हैं यह शासन है या तम का प्रभाव, यानी शासन नहीं है, ये ऐसा लगता है कोई अंधकार का प्रभाव है। अंग्रेजी शासन की तुलना किससे की गई है, अंधकार से की गई है, जो अत्याचारों से पूर्ण है। किससे की गई है, अंधकार से, जो किससे पूर्ण है, अत्याचारों से, शोषण से, है ना, पूर्ण है, क्योंकि वो भारतीयों पर बहुत ही अत्याचार करते थे। सुन रहे होंगे बच्चों, आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको सुनकर समझकर ही व्याख्या करनी है, ना कि कहीं से नकल करना है। ध्यान, कभी आगे ध्यान देना क्या कहता है कि ध्यान देना, ये पंक्तियां हैं, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, जैसे आपको अभी बताया गया है। हिमकर का शब्द मैंने बताया था कि हिमकर माने क्या होता है, चंद्रमा। तो ध्यान दें, कवि आगे क्या कह रहा है कि चारों ओर अंधकार के इस समय में हिमकर यानी चंद्रमा भी क्या हो कर रहा है, चंद्रमा भी गायब हो गया है, वो भी हमें निराश करके चला गया है, यानी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ओर अंधकार का बोलबाला है, जो आकाश में चंद्रमा भी था वो भी छिप गया है, लगता वो भी हमसे निराश होकर के चला गया है। चंद्रमा कैसा लग रहा है, यानी ऐसा लगता है निराश होकर चला गया है, निराश होकर के चला गया है। ध्यान देना। तो रात कैसी है बच्चों, रात भी घनी अंधेरी है, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, रात भी घनी है और अंधकारमयी दिखाई दे रही है। ध्यान देंगे बच्चों, समझ में आ रहा होगा रात कैसी है, अंधकार। हाँ तो बच्चों ध्यान दें कि जैसा मैं आपको बता रही थी कि चंद्रमा भी क्या होकर निराश करके चला गया है, यानी गायब हो गया, अब दिखाई नहीं दे रहा। रात भी कैसी है, बड़ी घनी है, अंधेरी है, काली है, कहीं से भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। कवि को क्या होता है, कालिमामयी दीवालों के बीच में बंद है, कैदी है, तो उसे कहीं भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। तो कवि प्रश्न कर रहा है कि हे कोयल रूपी सखी, आली माने जैसे मैंने बताया, आली माने सखी, कि हे कोयल रूपी सखी, हे सखी, ऐसे अंधकारपूर्ण वातावरण में तू क्यों जग गई है ना, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, क्योंकि रात में कोयल बोल रही है,
तो कवि प्रश्न करता है कि ऐसे अंधकारपूर्ण वातावरण में तू क्यों जग गई है और हमें भी क्यों जगा रही है। कह रही तुम हमें भी क्यों जगा, तुम भी जग गई हो और हमें क्यों जगा रही हो। कवि को यह आभास हो रहा है, कवि प्रश्न करता है कोयल से, क्या तुम युवाओं के लिए कोई संदेशा देना चाहती हो। ऐसा लगता है कि कहते को तुम युवाओं के लिए कोई संदेशा देने आई हो, जो इतनी रात में, आधी रात में बोल रही हो। तो कवि प्रश्न करता है, हे कोयल न, हे सखी न, तुम ऐसे वातावरण, कैसा वातावरण, अंधकारपूर्ण है, निराशापूर्ण है, ऐसे वातावरण में तुम क्यों जग गई हो और हमें क्यों जगा रही हो। ऐसा लगता है क्या तुम युवाओं के लिए कोई संदेशा देना चाहती हो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोयल आधी रात में बोल रही है, तो कवि को यह आभास होता है, ऐसा लगता है कि देश के युवाओं को कोयल क्या कर रही, कोई संदेशा देना चाहती है, यानी आह्वान कर रही, क्रांति के लिए आह्वान कर रही है, क्योंकि अंग्रेजी शासन के अत्याचार लगा। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। ऐसा लगता है कि जैसे तुम कोई युवाओं को मैं संदेशा दे रही हूँ। किसका संदेशा है, क्रांति का आह्वान, क्योंकि उनके अंदर वो भी क्या कर रही, क्रांति का आह्वान करना चाहती है, सजग कर रही है अपने देश के वासियों को, यानी अपनी युवा शक्ति को, ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या करें, क्रांति उत्पन्न करें, यानी पराधीन भारत को क्या करें, स्वतंत्र करें, क्योंकि हम पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हैं। तो कवि ये सोचता है कि ऐसा लग रहा है क्या तुम कोई युवाओं के लिए कोई संदेशा देना चाहती हो। तो समझ में आया होगा बच्चों, ये मैंने आपको भावार्थ बताया, ये आप भली भांति सुन रहे होंगे देखकर, आप देख भी रहे होंगे किताब, मैं PDF भी भेज दूंगी, आप पुनः भी देखेंगे और भी पढ़ेंगे, सुन रहे होंगे। क्योंकि ये क्या है, एक आह्वान गीत भी है, जो कोयल के माध्यम से क्रांति के लिए आह्वान किया गया बच्चों। तो इसके बाद बढ़ेंगे बच्चों। अब मैंने जैसा कि विद्या बताया था, संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं, फिर इसके क्या बाद क्या लिखते हैं, काव्यगत सौंदर्य। तो चलो बच्चों काव्यगत सौंदर्य की ओर चलें। हाँ तो बच्चों, आपने जैसे अभी इसके पहले क्या पढ़ा था, संदर्भ पढ़ा, प्रसंग पढ़ा, भावार्थ पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, काव्यगत सौंदर्य। जैसा कि आपको पहले से भी ज्ञात है, क्योंकि आप पहली बार तो काव्य पढ़ नहीं रहे, आपको पहले मैंने कई पाठों में आपको काव्यगत सौंदर्य पढ़ाया है। यानी काव्यगत सौंदर्य, काव्य में कौन कौन से सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य के तत्व कौन से, रस, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, है ना, ये सब होते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो मैंने पहला संकेत पढ़ा है, जो आप पढ़ रहे थे भावार्थ, तो उन पंक्तियों में, उन काव्य पंक्तियों में कौन सी भाषा है, कौन सी शैली है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है। तो बच्चों अभी जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें कौन सी भाषा है, तो भाषा है, ध्यान देंगे, सरल, सुबोध और साहित्यिक खड़ी बोली। सरल, सुबोध और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, समझ में आ रहा है। दूसरा आता है शैली, आप फिर हेडिंग डालेंगे शैली। शैली कैसी है, प्रश्न शैली। ये प्रश्न शैली में कवि किसे, कोयल से प्रश्न शैली में बातचीत कर रहा है ना, प्रश्न पूछता है, बता रहा है, यानी प्रश्न शैली। अगला आता है छंद, यानी कौन सा छंद है, मुक्तक छंद। समझ में आ रहा होगा, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया। छंद काव्य छंदबद्ध होता है, मुक्तक छंदन है, मुक्त रूप से है, कोई दोहा, सोठा, चौपाई इस तरह का नहीं है, मुक्तक छंदन है, मुक्त रूप से है, इसमें कविता है का प्रयोग है। अगला बिंदु आता है अलंकार। तो देखो बच्चों, जैसे अलंकार, अलंकारों में को कौन कौन से अलंकार हैं, मानवीकरण। मानवीकरण किस में किया गया है, ध्यान देंगे, मानवीकरण है हिमकर में। हिमकर का मानवीकरण किया गया। हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा का क्या किया गया है, मानवीकरण का किया गया है, ये अलंकार का नाम है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, प्रकृति है ना, प्राकृतिक सत्ता में मानव की सत्ता देखना, प्रकृति में मानव सत्ता को देखना, प्रकृति में मानव की रचना करना, मानव सत्ता को देखना मानवीकरण कहलाता है। तो हिमकर यानी चंद्रमा का मानवीकरण किया गया है ना, प्रकृति में मानव सत्ता को देखना, वो क्या कहलाता है, मानवीकरण। तो हिमकर माने चंद्रमा निराश करके चला गया, चंद्रमा कोई व्यक्ति तो है नहीं जो निराश करके चला जाए, तो इसलिए
चंद्रमा का मानवीकरण किया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? मानवीकरण। अगला अलंकार आता है, ध्यान दें, पुनरुक्ति प्रकाश। अगला अलंकार है, ध्यान देंगे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे। अगला अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। समझ में आया? पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति मतलब पुनः धन उक्ति, जो कोई शब्द बार बार कहा जाए, पुनरुक्ति प्रकाश। तो ध्यान दें, यहाँ देखो रह रहे 2 बार पूछा गया है ना, रह रहे, बार बार 2 बार शब्द आया रह रहे, तो ये हुआ रह रहे यानी पुनरुक्ति प्रकाश। पुनः कहा गया, 1 बार रह कहा गया, दोबारा रह कहा गया, तो इसलिए पुनः धन उक्ति 2 बार वो शब्द कहा गया भाई, तो रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश हुआ। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जैसे पुनरुक्ति, बार बार, आप क्यों गलतियां कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं बढ़ा, है ना, ये पुनरुक्ति होता है। जब पुनः धन उक्ति, तमाम सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन इन पंक्तियों में कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश है? तो रह रहे शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश का प्रयोग हुआ है, जैसा कि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो बच्चों, ये बस आपका इतना ही मैं बताया काव्यगत सौंदर्य, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। संकेत 1 मैंने पढ़ाया, आप विधिवत आपको समझ में आया होगा। अब आप कॉपी पर लिखेंगे, इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से लिखेंगे। पहले संकेत डालेंगे जैसा मैंने बताया है, फिर संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर भावार्थ लिखेंगे, फिर काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत जो मैंने बिंदु डाले हैं उसके अंतर्गत आप इनका प्रयोग करेंगे और लिखेंगे। और भी ज़रूरी नहीं है कि अगली पंक्तियों में कोई भी आ जाए, अलंकार और भी हो सकते हैं कि यही अलंकार आए। आपका अगर अनुप्रास भी आ सकता, उपमा भी आ सकता, कुछ भी अलंकार हो सकता है। तो इसमें जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है वो है, उपमा अलंकार तो नहीं प्रयोग हुआ है, लेकिन अलंकार कोई भी आ सकते हैं। तो ये ध्यान दें, इसमें 2 अलंकारों का प्रयोग हुआ है जो मैंने बता दिया। आप भलीभांति इन बिंदुओं के माध्यम से आप लिखेंगे, सुन रहे होंगे, और आप लिखकर कॉपी पर मुझे निरीक्षण के हेतु भेजेंगे। आप जो जैसे आप भेजते आ रहे हैं, ऑनलाइन आप कार्य भेजते हैं, वैसे ही आप कॉपी पर लिख कर भेजेंगे। ध्यान देने योग्य बात बच्चों ये है कि आपकी अब अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो आपका 80 नंबर का पेपर होगा और विस्तृत होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, लिखित होगा, बड़ा पेपर होगा, इसलिए आपको पूरी तरह से लिखना अनिवार्य होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, वो आप सुन रहे होंगे, आपको वैसे ही व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और दिन लिखना होगा। तो चलो बच्चों, अब इसके आधार पर अब मैं इस पर अर्थग्रहण संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी होते हैं, यानी इन पंक्तियों पर अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर हैं, है ना, वो मैंने आपको लिख कर भेज दिए हैं PDF के माध्यम से। तो वो आप कॉपी पर लिख लेंगे। समझ में आ रहा होगा बच्चों, ध्यान देंगे। तो ध्यान दें बच्चों, पहला प्रश्न है, ध्यान दें, पहला संकेत का तो आपको पता ही, क्या गाती हो से लेकर क्यों वाली तक, जो मैंने अभी भावार्थ पढ़ाया उसी के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर हैं, यानी इन पंक्तियों से कौन से प्रश्न बनते हैं वो प्रश्नोत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, कवि और कविता का नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो आपको पता ही है कवि का नाम क्या है। कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, और कविता का क्या नाम है, कैदी और कोकिला। जैसे आता है प्रस्तुत, जब आप संदर्भ में लिखते हो तो समझ में आएगा। कवि और कविता का नाम आप याद रखेंगे प्रत्येक पाठ का। अगला प्रश्न है, ध्यान दो, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, आप अगला प्रश्न, कवि किसे क्या प्रश्न करता है। कवि किससे और क्या प्रश्न करता है, किससे कर रहा है और क्या प्रश्न करता है। तो बच्चों, कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है। कोयल से क्या प्रश्न कर रहा है कि तुम इस समय क्या गा रही हो और किसका क्या संदेशा लेकर आई हो। किससे प्रश्न कर रहा है, कोयल से। प्रश्न किससे कर रहा है, कोयल से कर रहा है। ध्यान देंगे, कोयल से प्रश्न कर रहा है और क्या कर रहा है कि तुम इस समय क्या गा रही हो और किसका क्या संदेशा लेकर आई हो। प्रश्न समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर चलें, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर आए, मैं पढ़ती हूँ, आप भी देख रहे होंगे, ध्यान जरूर देना क्योंकि आपको ये लिखना है। प्रश्न है, कवि कहाँ रहकर कोयल से बातें कर रहा है और क्यों। कवि
कहाँ रहकर कोयल से बातें कर रहा है और क्यों? प्रश्न देख रहे होंगे तो मैं उत्तर भी बताती हूँ, आप देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। तो बच्चों, कवि कहाँ रहकर, कवि जेल में है ना, ध्यान देंगे, कवि जेल में है। हाँ, तो जैसा कि बच्चों आपको पता ही, कवि कहाँ पे है, कारागृह में बंद है, जेल में है। तो कवि की रचनाएं एक और देशवासियों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना पनपा रही है नहीं। कवि रचनाएं ऐसी रच रहा है जैसे देशवासियों में क्या होता है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की भावना उपज रही है, क्रांति की भावना पनप रही है। तो दूसरी ओर वो स्वयं भी स्वाधीनता के लिए क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्योंकि भारत कैसा है, पराधीन है। वो पराधीन भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया था, संघर्ष किया था। तो कवि भी इसी श्रेणी में है। स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही उसे कहाँ जेल में डाल दिया गया था, कारागृह में डाल दिया था। तो इस कारण अंग्रेजों ने उसे कहाँ में, कारागृह में बंद कर दिया है। और वो कारागृह में रहकर ही किससे कर रहा है, कोयल से बातें कर रहा है। कहाँ रहकर, कारागृह में रहकर, और कोयल से बातें कर रहा। क्या क्यों बातें कर रहा है वो मैंने आपको बताया ना, कि उसकी रचनाएं देशवासियों में है ना क्या करें, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना को उपजा रही हैं, इसलिए वो कोयल से बातें कर रहा है। तो चलें अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में पढ़ती हूँ और आप उस पर ध्यान दें। तो चलो प्रश्न संख्या 4 में पढ़ती हूँ, आप ध्यान दें। कवि को कारागृह में किन लोगों के बीच रहना पड़ा? कवि को कारागृह में किन लोगों के बीच रहना पड़ा? आप भी परिचित हैं, अभी मैंने व्याख्या के समय यानी भावार्थ बताते समय बताया था कि कवि को कारागृह में चोर, डाकुओं यानी बटमारों यानी राहजनों के बीच रहना पड़ा था। किसके बीच में? चोरों, डाकुओं, राहजनों यानी बटमारों के बीच में रहना पड़ा था। किसके बीच में रहना पड़ा था? चोरों, डाकुओं, राहजनों के बीच। राहजनों तो जानते हैं, जो यात्रियों को, राहगीरों को लूट लेते हैं, वो राहजन। क्योंकि वो लोग भी कैदी हैं, जेल में बंद हैं, और वहीं पर कौन रह रहा है? कवि को भी रहना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तो ध्यान देंगे बच्चों, जैसा कि आपको पूर्व भी विदित है, अभी मैं बता भी चुकी हूँ भावार्थ के समय, कि अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। क्यों तम के से प्रभाव की गई है? क्योंकि भारतीयों पर कैसे करते थे, अमानवीय व्यवहार करते थे, बड़ा अत्याचार करते थे, बहुत पीड़ा पहुंचाते थे, तो अमानवीय व्यवहार कर रही थी, इसलिए उसके शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 6 भी है, एक प्रश्न और है भी, ध्यान दें बच्चों। प्रश्न यद्यप बहुत कुछ भी हो सकते हैं, है ना, ध्यान दें। जीवन पर कड़ा पहरा, अभी पंक्तियों में मैंने बताया था है कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा, जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है। तो कवि प्रश्न कर रहा है, जीवन पर कड़ा पहरा का क्या आशय है? प्रश्न है, जीवन पर कड़ा पहरा का क्या आशय, क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है ना, इस पंक्ति का क्या मतलब है, कड़ा पहरा का क्या तात्पर्य है, समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, जीवन पर कड़ा पहरा का ये आशय है कि परतंत्र भारत में स्वाधीनता सेनानियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं, बड़े पहरेदारी होती थी। अंग्रेज लोग उन पर क्या करते थे, बहुत कड़ा पहरा कर डालते थे। उन्हें न पेट भर खाना दिया जाता था, ना वो ढंग से बोल पाते थे, अपनी बात भी नहीं कह पाते थे, कहने का तात्पर्य, ना उन्हें ढंग से मरने दिया जाता था, ना उन्हें जीने दिया जाता था। तरह तरह की यातनाओं का उन्हें सामना करना पड़ता था। तो यानी उनके जीवन पर बड़ा कड़ा पहरा था। अंग्रेजी प्रशासन बड़ा अमानवीय व्यवहार उन पर करता था और कड़ा पहरा लगाया था, क्योंकि वो पराधीन थे, स्वतंत्र नहीं थे, अपनी बात न कह पाते थे, न बोल पाते थे, और पर भूखे भी रहने के लिए विवश होते थे, पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। तो बच्चों, इस तरह मैं कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से मैंने आपको अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर बताए, आपको भली भांति समझ में आए होंगे, और आप PDF के माध्यम से मैं भेज भी रही हूँ बच्चों, तो इनको आप कॉपी पर उतार लेना और पढ़ना भी याद करना। यद्यपि अगर आपको भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया है
तो इन प्रश्नोत्तरों को आप स्वतः ही कर लेंगे, चाहे कोई भी प्रश्न इनसे बना दिया जाए। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर का तात्पर्य बच्चों, जो अर्थ से निकलते हैं, यानी इस भावार्थ से निकलते हैं, जो आप काव्य पंक्तियाँ पढ़ रही हैं उनका जो भाव निकलता है, अर्थ निकलता है, उससे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो इसलिए बच्चों ये मैंने बताए। आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। अगला जो मैं शीट पढ़ाऊँगी आपको अनुच्छेद, अगला पद्यांश पद्यावतरण वो अगले समय पढ़ाऊँगी। इतना आप करके अपनी कॉपी पर भली भांति लिखेंगे। परीक्षा की भी तैयारी करते चलें धीरे धीरे। कब होगी परीक्षा ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन आप अच्छी तरह से लिखते चलें, तैयारी करते चलें, क्योंकि इस बार परीक्षा की अर्धवार्षिक होगी और पूरा पेपर ढंग से आएगा। समझ में आया होगा। बस आज ही यहीं से समाप्त करती हूँ। अगला शेष अगले दिन पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों।